वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 19 मार्च 2024 के 3 प्रमुख मुद्दों या कह सकते हो न्यूज पे चर्चा करेंगे। पहला है जो वो हमारे कह सकते हो कि राज्य व्यवस्था या कह सकते हो राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि राज्य व्यवस्था पॉलिटी से जुड़ा हुआ मामला है। गवर्नर और जो है राज्य सरकार या मुख्यमंत्री या कैबिनेट के बीच का संबंध। यह मामला जुड़ा हुआ है तमिलनाडु से, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से एक मंत्री को, जो पहले मंत्री रहे थे, उनको अपॉइंट या नियुक्त करने के लिए जो है कहा, सिफारिश की। हालांकि राज्यपाल ने उसे अस्वीकार कर दिया और वो मामला फिर तमिलनाडु सरकार राज्यपाल के उस फैसले के विरुद्ध जो है कि राज्यपाल को निर्देश दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट आई है। और इसमें कई सारे संवैधानिक पहलू हैं जिनको हम गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और किस संवैधानिक परिदृश्यों में ये चीज़ें चल रही है। दूसरा मुद्दा है वो ये है कि अभी आपको न्यूज़ में तो पता चल ही गया होगा, नहीं चला होगा तो रूस के राष्ट्रपति जो है रिकॉर्ड बहुमत से जो है, कह सकते हो सोवियत के बाद रिकॉर्ड बहुमत से जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। राष्ट्रपति जब चुने गए थे उसके बाद जो है पत्रकारों से वार्ता के दौरान, खासतौर से रूटर्स जो एक संस्था है उसके जो है इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, नाटो और रूस का संघर्ष अगर होता है तो ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। आपको याद होगा कुछ दिन ही पहले जो है जब वो अपने सदन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जो है ये धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन में रूस के साथ अगर नाटो की सेनाएं लड़ने आती है तो ये परमाणु युद्ध को जन्म देगा। ऐसी बात उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के संदर्भ में उस एक वक्तव्य के जवाब में कहा था। ठीक है, तो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। तीसरा मुद्दा है एक सखी ऐप, SAKHI ऐप, एक मल्टीपर्पज ऐप जो है इसरो ने जो है, जो हमारे गगनयान हैं उनके अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाया है। उसका नाम है कि वो हिंदी में अगर बता दें, वैसे सखी कॉमन जो है शॉर्ट फॉर्म में ही है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में जो है संवाद कायम करने वाला ऐप। ठीक है, वो लिखा भी है, अंतरिक्ष यात्रियों के मध्य संचार के लिए अंतरिक्ष जनित सहायक जो है और ज्ञान हब, ये ऐप का नाम है। और यह जो गगनयान के अंतरिक्ष यात्री होंगे, जब वो अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे होंगे, गगनयान की यात्रा कर रहे होंगे, तो उस दौरान उनके उपयोग के लिए इसे इसेंशियल माना गया है। कैसे क्या, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले न्यूज़ देखते हैं हमारी राज्य व्यवस्था की, कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के सलाह के बाद भी एक मंत्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। और ये मामला जो है 18 मार्च को माननीय, यानी कल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इसी तरह के कई मामले अभी पहले से ही राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के टसल का मामला वहाँ पे चल ही रहा है। तो उसी दौरान ये मामला भी क्लब हो गया है। ठीक है, इस मामले में हुआ क्या है, कैसे, एक साधारण सा मामला नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक मंत्री हैं, उनका नाम जानना जरूरी नहीं है, लेकिन वो मंत्री हैं। उन पर एक जो है पिछले यानी 2006 से 11 के दौरान तमिलनाडु में मंत्री रहते हुए, खनन मंत्री रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और मद्रास हाई कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है 3 साल और 50 लाख रुपए की जुर्माना। और जैसे ही सजा होती है 2 साल से ज़्यादा, हमारा पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का जो 83 जो है धारा प्रभावी हो जाती है, यानी अयोग्य हो जाता है उसी सजा के डेट से। इसी में राहुल गांधी जी भी गए थे। हालांकि उनको मंत्री पद से, जब चूंकि अयोग्य हो गए थे, तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था या हटा दिया गया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में वो अपील किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को स्थगन दे दिया था। ठीक है, यानी उनकी अयोग्यता से वो बच गए, उनकी सजा पर स्थगन दिया है। यानी जो सजा है वो अभी उसको भी समझाएंगे क्या मामला है दोनों पे, उसमें स्थगन दे दिया है। और ऐसे में पुनः मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री जो है बनाने के लिए कहा है, लेकिन राज्यपाल ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी और जो है कह सकते हो नैतिकता का आधार देते हुए, जो है प्रशासनिक नैतिकता का आधार देते हुए उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो आइए चलिए देखते हैं मामला क्या है, कैसी है, कौन सी धाराएं लगती हैं, क्या कैसे चलता है। ठीक है, तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की सरकार वहाँ के राज्यपाल के लिए, जबकि देखिए कहा ही जाता है कि सरकार मतलब राज्यपाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, तो यहाँ पे वो वाली एक जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल और जो है सरकार जो है, तो वहाँ की जो मंत्रिमंडल है, ऐसे कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल आधारित जो सरकार है या जो जनता द्वारा वहाँ की चुनी गई सरकार है, उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि एक एक मामला उलझ गया है, उसमें वो निर्देश दे। किसको निर्देश दे? राज्यपाल को, कि मुख्यमंत्री ने जिस मंत्री को जिस व्यक्ति को नामित किया है उसको मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाए और एक फला जो है क्या किया जाए, जो है पोर्टफोलियो अलॉट किया जाए। ठीक है। और ऐसा जैसे मुख्यमंत्री जो है संविधान के आर्टिकल 164(1) में यह व्यवस्था है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति और उनके विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल करते हैं। ठीक है। और मंत्री अपने राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं। ठीक है। मंत्रिमंडल पूरा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कहा है कि ये राज्यपाल को जो है निर्णय बने रहते हैं, इसका मतलब है कि राज्यपाल जो है इस मामले में जो है किसके आधार पे काम करेगा? मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। और यही व्यवस्था चली भी आ रही है। लेकिन कुछ मामला हुआ, ये बात वहां पे गई और उन्होंने उस अनुरोध को, उनके जो रिक्वेस्ट को की सलाह को स्वीकार कर दिया। कुछ कारण बताए हैं। कारण बताया कि इनके अभी सजा याफ्ता ही हैं, इनके सजा पे रोक लगी है लेकिन मुक्त नहीं हुए हैं। और ऐसे में फिर तमिलनाडु सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गई है याचिका लेकर। और यह कहीं ना कहीं जो पहले से चला आ रहा राज्यपाल और वहां के मुख्यमंत्री के बीच का टसल है, उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई है। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं जो मंत्री हैं, यही हैं पोनमुडी, डॉक्टर के पोनमुडी के अयोग्यता का मामला क्या था। देखिए, इनका जो है इसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले साल 19 दिसंबर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी और उनकी पत्नी को निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया था और हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया और उन्हें 50 लाख रुपए की जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। और ये कब का केस है? 2006 और 2011, मैंने 2006 से 2011 की जो डीएमके की सरकार थी, यानी उस समय तो करुणानिधि मुख्यमंत्री थे, उनके दौरान ये खनन और खनिज मंत्री थे। ठीक है। उस दौरान इन पे आय से अधिक संपत्ति का मामला आया था जो कि निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उसको सही मानते हुए इन्हें 3 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना दिया था। अब जैसे ही ये सजा होती है, जैसे ही 2 साल से ज्यादा सजा होती है, वैसे ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हो, यानी जो विधायिका के सदस्य हो, चाहे राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा, विधान परिषद, वह अयोग्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक निर्णय है, एक हमारे यहाँ जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, ये जो है हमारे यहाँ चुनाव, निर्वाचन और इस तरह की प्रणाली की व्यवस्था करता है, उसकी धारा 8(3) जो है लागू हो जाती है। ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि जैसे कोई जो है सदस्य, उसको 2 साल से अधिक की सजा होती है, 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, 2 साल से कम होगा तो ये प्रभावी नहीं होता है, 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो सजा होने के जैसे ही सजा की घोषणा की जाती है, चाहे लोअर कोर्ट द्वारा भी किया जाए, उसी दिन वह अपने पद से अयोग्य, तत्काल अयोग्य मान लिया जाता है। पहले यह माना जाता था कि नहीं, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है कि जैसे ही सजा सुनाई जाती है वैसे ही अयोग्य मान लिया जाता है। ठीक है। अयोग्य हो जाता है। और ये अयोग्यता सजा के, जैसे अगर मान लिया 2 साल से ज्यादा की सजा है तो जितनी साल की सजा है उसके बाद 6 साल तक के लिए ये चालू रहेगी, लागू रहेगी। इसमें सिर्फ एक यही है कि अगर वो उसके ऊपरी अदालत में जाके वो जो सजा है, उस सजा का जो क्रियान्वयन है उस पे रोक लगा लेता है, यानी जो दोष सिद्धि है उस पे स्टे, अगर मुक्त न हो तो स्टे लगा ले, तभी जो है ये अयोग्यता बनी रहेगी, निर्योग्यता बनी रहेगी। जैसे देखिए, राहुल गांधी जी को निचली अदालत से हुआ, फिर वो हाई कोर्ट से भी उनको जो है उसमें कोई छूट नहीं मिली, है ना। अभी वो दूसरा मामला है, जो उनको स्टे ऑर्डर चाहिए था वो नहीं मिला है। अभी अपील उनकी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही है कि सजा को लेकर जो है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है उनके सजा पे स्टे लगा था। ठीक है।
तो सजा के क्रियान्वयन पे स्टे लगा था। तो उसी चीज को लेकर जो है यहां भी सुप्रीम कोर्ट में ये आया था, जो मंत्री थे ये आए थे, चूंकि अयोग्य हुए तो पद से उनको हटा दिया गया। वो फिर आए यहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट ने इनके सजा के क्रियान्वयन पर, सजा पे नहीं, इनके सजा के क्रियान्वयन पे रोक लगा दी। यानी कि जब तक, और ये रोक किस आधार पे लगाई, सुप्रीम कोर्ट के पहले के भी डिसीजन है कि अगर रोक नहीं लगाने से कोई ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई न हो पाए तो वह रोक लगाई जा सकती है सजा पे। इसी को लेकर जो है राहुल गांधी जी को भी जो है हुआ था, क्योंकि जब अयोग्यता पता चला कि 1 साल 2 साल बाद जो है व्यक्ति जो है मुक्त हो जाए या दोषी निर्दोष हो जाए, लेकिन वो चूंकि पद पे जो है उसका समाप्त हो जाता है, तो इसी आधार पे कोर्ट ने जो है इनकी अयोग्यता को जो है हटा दिया। और जब ये हट गए, यानी सजा तो अभी भी है, जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो सजा दी है उस सजा पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, बस उस सजा के क्रियान्वयन पे जो है रोक लगा दी है। यानी इनको मुक्त नहीं किया है, बस अंतरिम उपाय के रूप में कि जब तक आगे अपील करें, सुनवाई करें, तब तक उस सजा का क्रियान्वयन रोका गया है। जब सुप्रीम कोर्ट करेगी तो फिर से वो सजा चलने लगेगी, ठीक है। और ऐसे में पुनः जो है अब आ जाता है कि जब ये सजा पे रोक लगाई गई है तो देखिए आधार क्या है, आधार वही है। अभी जैसे जो मैंने बताया आधार वही है कि सजा निलंबित करना होगा, क्योंकि 1951 अधिनियम की धारा 8(3) के संचालन के मद्देनजर अगर दोष सिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो अपरिवर्तनीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि वो एक पद पे थे, मंत्री के पद पे थे या विधायक के पद पे थे, और बाद में अगर वो मुक्त हो जाएंगे तो वहां के जो लोग हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनके प्रतिनिधित्व से जो है जनता ने उन्हें चुना है। और ठीक है कि एक कोर्ट ने सुनाया है, लेकिन दूसरी कोर्ट उसको बरी भी कर सकती है, क्योंकि जब तक फाइनल अथॉरिटी नहीं आ जाती है तब तक उसको पूरी तरह से जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसी आधार पे उनको अंतरिम आदेश दिया है। अभी सजा पे के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, बस सजा के क्रियान्वयन पे स्टे लगा दिया गया है, जिसके कारण जो है अब उन्हें पुनः जो है आप कह सकते हो कि वो उनकी जो सदस्यता है पुनः बहाल हो गई है। अब प्रश्न यहाँ पे यह है कि जब सदस्यता बहाल हो गई थी तो उनको, पहले मंत्री थे, वरिष्ठ नेता हैं, तो मुख्यमंत्री ने जो है 14 मार्च को 14 या 13 जो भी 13 मार्च को राज्यपाल जी से अनुरोध किया, जैसा कि संवैधानिक प्रावधान है कि फला व्यक्ति को जो है मंत्री नियुक्त किया जाए। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत ये मुख्यमंत्री का राइट होता है, उनका प्रीरोगेटिव होता है कि कौन व्यक्ति मंत्री पे रहेगा, किसको मंत्री पद से हटाना है, ये मुख्यमंत्री का होता है। और फिर वो उनको जो है कि इनको शपथ दिलाई जाए और उच्च शिक्षा का मंत्रालय दिया जाए। हालांकि इसके जवाब में जो देखिए क्या है ना कि क्या राज्यपाल की क्या आपत्ति है। राज्यपाल ने कहा कि जो इनकी सजा है पोनोमोडो की, ये सजा पे रोक नहीं, मतलब ये सजा से मुक्त नहीं हुए हैं, ये अभी भी भ्रष्टाचार के दोषी हैं। आय से अधिक संपत्ति, यानी जो सार्वजनिक जीवन में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसके अभी भी हाई कोर्ट के आधार पे दोषी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सिर्फ अंतरिम राहत इनको दी है, क्या कि इनका जो है जो सजा है क्रियान्वयन उस पे रोक लग गई हो। यानी कोई व्यक्ति अभी दोषी तो है, उसको चूंकि सजा हो चुकी है एक हाई कोर्ट से, एक कोर्ट से, तो वो दोषी तो है, लेकिन उसके सजा के क्रियान्वयन पर रोक है। वो भी वही निर्योग्यता वाले मामले में अगर ये सामान्य व्यक्ति होते तो शायद सजा पे रोक नहीं लगाई जाती, जमानत ले लिए जाते, लेकिन सजा पे रोक नहीं लगाई जाती। ऐसे में इनको राज्यपाल का कहना है कि इन्हें अगर मंत्री पद नियुक्त किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं, देखिए राज्यपाल रवि क्या कह रहे हैं, एन रवि, कि पोनोमोडी पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों का हवाला देते हुए उसे फिर से नियुक्त करने की सिफारिश को खारिज कर दिया। और ये खारिज किया तो तर्क क्या दिए है राज्यपाल जो है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पोनोमोडी की सजा को निलंबित कर दिया है, लेकिन इसने सजा के अस्तित्व को रद्द नहीं किया है। राज्यपाल ने तक दिया कि दोष सिद्धि को केवल निलंबित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा है कि जिन अपराधों के लिए डॉक्टर के पोनोमोडी को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, वे एक लोक सेवक के रूप में उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से संबंधित नैतिक अधमता के समान गंभीर है। यानी उनका जो है इथिकल पतन हो गया है, उनका जो है आप कह सकते हो मोरल पतन हो गया है, और भ्रष्टाचार के दागदार
और ये भी नहीं कि सिर्फ आरोप लगा है, एक हाई कोर्ट ने उन्हें जो है दोषी ठहराया है, 3 साल के लिए 50 लाख का जुर्माना लगाया है, और उनकी सजा अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द भी नहीं की है, सिर्फ उसके क्रियान्वयन पे रोक लगाया है। ऐसे में वो कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद में दोबारा शामिल करना संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ होगा, इसलिए मैं आपका अनुरोध स्वीकार करने के लिए जो है विवश हूं, ये उन्होंने कहा। और देखिए इसमें दो चीजें, नैतिक अधमता और संवैधानिक नैतिकता। मैं ये क्यों, सामान्य सी चीज नहीं है। अभी आप लोग देख रहे होंगे जो आर्टिकल 105 या 194 मामला यानी संसदों का विशेषाधिकार वाला जो 7 सदस्यीय संविधान पीठ का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राउंड दिया कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा, अगर भ्रष्टाचार को अगर हम ऐसे वो करते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, जो संसदीय लोकतंत्र है उसको नुकसान पहुंचाएगा, और जो संवैधानिक मौलिक जो है मोरालिटी है, संवैधानिक नैतिकता है, उसका हनन करने वाला होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे फैसलों में, भले संवैधानिक न कोई अड़चन न हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पे जो है फैसले सुनाए हैं। अब ये मामला सामान्य ऐसा नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति कोई भी व्यक्ति गया है ऐसा नहीं है, ये सुप्रीम हाई कोर्ट से दोषी ठहरा दिए गए हैं, और राज्यपाल ने तर्क दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। अब सुप्रीम कोर्ट को यह सुनना है, राज्यपाल का जिस निश्चित रूप से पक्ष जाएगा, तो राज्यपाल अपनी बात रखवाएंगे तो वो यही कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के उसमें है कि एक जिसपे हाई कोर्ट का सजा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को रद्द नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल करना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब ये मामला यहाँ पे राज्य सरकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार गई है, तो अब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देगी कि हमारे 164A में ये बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णयों में है कि हाँ राज्य मुख्यमंत्री जिसे चाहे उसे नियुक्त कर ले। लेकिन अब यहाँ पे राज्यपाल ये आएंगे कि एक सजा याफ्ता व्यक्ति है जिसकी सजा अभी रद्द नहीं की गई है, फल बस उसके क्रियान्वयन रोका गया है, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी दी गई हो, उसकी फांसी की सजा न रद्द की गई हो, बशर्ते उसके क्रियान्वयन को रोक दिया गया कि अभी कुछ दिन तक फांसी मत दो। बस यही बात इसमें इनका सजा पर 3 साल की सजा के लिए यही है कि कुछ दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक हम सुनवाई नहीं करेंगे तब तक इनकी सजा चालू न रखो, यानी इनका जो निर्योग्यता वाला मामला बना रहे, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले नहीं करता है। ठीक है, तो वही है कि ये पद पे इनका चूंकि वो जनता के प्रतिनिधित्व वाला मामला आता है, ऐसे में अब ये प्रश्न जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ये गंभीर कि संवैधानिक नैतिकता का मामला, जैसे अभी ये मामला और भी बढ़ा अगर देखिए तो अभी दिल्ली के जो एक मंत्री थे वह जेल में थे और मंत्री पद पे थे, तो ये सब भी मामले वहां पे उठेंगे, सुप्रीम कोर्ट में गड़े मुर्दे उठेंगे। और फिर देखिएगा ये मामला इतने आसानी से चल ही रहा है कि अब राज्यपाल क्या एकदम कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी जो है संवैधानिक नैतिकता का जो है उल्लंघन, किसी भी भ्रष्टाचार के दोषी और इस तरह के आदमी को अगर रखना चाहे तो रख सकता है, संविधान में कोई वो बात नहीं है। लेकिन क्या ये संवैधानिक नैतिकता जिसको सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में आधार बनाया है, उसी का आधार राज्यपाल ने बनाया है, तो ये इतना आसान फैसला नहीं होगा। बाकी जो भी होगा, जो भी निर्णय आएगा वो देखा जाएगा। हाँ, जहां तक ये मामला है, ये जो पहले से टसन चल रही है उसी में से एक मुद्दा है। देखिए, राज्यपाल एवं सरकार के बीच झगड़े का ही एक रूप है। और संवैधानिक प्रावधान आपको बता दे तो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 164(1) है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री के सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। हालांकि वो उसका मतलब जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि विधायिका में जब तक उनका बहुमत रहता है तब तक मंत्रिमंडल बना रहता है, और राज्यपाल मंत्री इस मामले में मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार काम करते हैं। मंत्री कौन नियुक्त होगा, किसको क्या पद दिया जाएगा, ये केवल मंत्रिमंडल के अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पे और मुख्यमंत्री राज्य स्तर पे उसका जो है उसका अधिकार क्षेत्र है। ये संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे मामला ये आया है कि मुख्यमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है जो व्यक्ति हाई कोर्ट के सजा प्राप्त है, उसकी सजा को रद्द नहीं किया गया है, यानी अभी भी वो दोषी ठहराया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा, बस उसके सजा के क्रियान्वयन पे रोक है। तो अब ये मामला थोड़ा सा दूसरे कहते हैं ना संवैधानिक में भी कुछ गहराई लिए हुए है, और नैतिकता का तो मामला है ही, उसको हम देखेंगे जब मामला आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति ये अब कह सकते हैं रिकॉर्ड बहुमत से जीतने के बाद
ये जो है मीडिया के मुखातिब थे। और आपको याद होगा कि यूक्रेन ने जब रूस में चुनाव चल रहा था, उसी दौरान रूस की सीमा में भी कुछ जो है हमले किए थे, और वो एक मुद्दा बना था चुनाव का। पुतिन ने भी उसमें कुछ बोला था। और इन्हीं सारे परिप्रेक्ष्य में इनसे पूछा गया कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, अगर उसमें अमेरिका या नाटो से संघर्ष होता है तो क्या होगा। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति का ही हवाला देकर रॉयटर्स ने पूछा था कि अगर नाटो की सेनाएं यूक्रेन में युद्ध करने के लिए आए, यानी कि नाटो का एक देश आए, यानी अमेरिका के नेतृत्व में पूरा नाटो युद्ध करना पड़ेगा, जो नाटो का सिद्धांत है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा होना मतलब तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत है। साथ ही में उन्होंने यह भी कह दिया कि कोई भी बुद्धिमान आदमी ऐसा नहीं चाहता है। ठीक है। और इसी दौरान जो है, जब उनसे यूक्रेन से किए गए हमले के बारे में बात की गई, तो उनसे पूछा गया कि क्या रूस यूक्रेन में एक बफर स्टेट बनाना चाहता है। बफर स्टेट मतलब एक ऐसी व्यवस्था जैसे रूस और यूक्रेन या नाटो की सीमा के बीच एक ऐसा क्षेत्र हो जो कि कह सकते हो कि रूस के ही कंट्रोल में हो, लेकिन डायरेक्ट रूस की न हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा सोचा जा सकता है कि जिस तरह से रूसी सीमा में खतरे बढ़ रहे हैं, वो क्षेत्र कितना होगा, क्या होगा, वो सुरक्षा और खतरे को देखकर किया जा सकता है। यानी कि दो बातें हुई कि अगर नाटो से संघर्ष होता है तो ये आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कोई करना नहीं चाहता है, ये बातें उन्होंने कही। दूसरे, रूस यूक्रेन में एक बफर जोन भी बना सकता है। तो आइए चलिए इन्हीं को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, चर्चा में क्या है। तो देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 18 मार्च को, यानी कल, पश्चिमी देशों को उन्होंने चेतावनी दी कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन के बीच सीधे संघर्ष का मतलब होगा कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर है। लेकिन उन्होंने कहा कि शायद ही कोई ऐसा चाहता है, ऐसा परिदृश्य चाहता है कि दुनिया तीसरे युद्ध में जाए। ठीक है। और यह देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पश्चिम के देशों के साथ रूस के संबंधों में सबसे गहरा संकट पैदा किया था। क्यूबा मिसाइल संकट एक है कि रूस ने क्यूबा में अपने जो है न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने की बात की थी, और उसको रोकने के लिए अमेरिका आगे आया था। रूस की एक मिसाइल जो है न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबल और न्यूक्लियर जो है पनडुब्बी, वो उधर जा रही थी, और उस दौरान उसका जो है कमांड जो है से कंट्रोल खत्म हो गया था, और अमेरिका जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। उसमें निषेधाज्ञा लगा दिया गया था कि इसके आगे बढ़ना मतलब युद्ध होना है, कि दोनों सेनाएं युद्ध की तरफ बढ़ जाएंगी। और उसको सुनाई नहीं दे रहा था, और उसको लगा कि न्यूक्लियर वार शुरू हो गया है। और वहां पे जो कमांडर था उस जो है जो सबमरीन का, वह मिसाइल अटैक करना चाहता था, लेकिन उसका एक लेफ्टिनेंट था जिसने सूझबूझ दिखाई, और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, या जो उसने उस मिसाइल हमले को रोक दिया, और अंततः जो है दुनिया में एक कह सकते हो कि फुल फ्लेज न्यूक्लियर वार होने से बच गई, या कह सकते हो दुनिया बच गई। तो वो संकट सबसे खराब था। उस संकट के बाद रूस यूक्रेन जो युद्ध है, यह अमेरिका और रूस के बीच सबसे गंभीर कह सकते हो कि सबसे गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रहा है। और इस गंभीर चुनौती की बात क्या है कि राष्ट्रपति पुतिन द्वारा पश्चिम के देशों को बार बार परमाणु युद्ध के बारे में आगाह कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? देखिए, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारत ने नो फर्स्ट यूज कर रखा है अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर, कि जब तक हम पे नाभिकीय हमला नहीं होगा तब तक हम, या करने की कोशिश नहीं होगी तब तक हम नाभिकीय हमले नहीं करेंगे। लेकिन रूस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो फर्स्ट यूज नहीं करेगा। अब प्रश्न है कि रूस और नाटो या अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का कोई देश आएगा, तो मान लो कि अब जो नाटो का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार समस्त देशों को जो है 32 देशों को, अब तो 32 देश हो गए हैं, उसको जो है रूस के जो है उसके मतलब रूस के खिलाफ युद्ध में आना पड़ेगा। अब अगर वो आता है तो जाहिर सी बात है, अमेरिका वैसे भी सैन्य दृष्टि से रूस से थोड़ा ताकतवर है, और बाकी उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और इस तरह के 32 देश जुड़ जाने से ताकत बढ़ जाएगी। तो अगर जब कन्वेंशनल वार में रूस पीछे जाने लगेगा तो क्या रूस हार स्वीकार कर लेगा? ऐसा लगता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश
जिसके पास इतना परमाणु जखीरा हो कि वो पूरी दुनिया को कई बार समाप्त कर सकता हो, उसके पास इतना कैपेबल मिसाइल हो जो अमेरिका में कहीं भी तबाही ला सकती है, अमेरिका में या दुनिया के कहीं भी देशों में तबाही ला सकती है, वह क्या हार स्वीकार कर लेगा? यही बात है कि वो ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए अमेरिका या नाटो रूस से सीधे टकराने से बचते हैं। मामला क्यों आया था? क्योंकि 2 सप्ताह पहले करीब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने जो है पिछले महीने यानी फरवरी में कहा था कि वह भविष्य में यूक्रेन में जमीनी सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही थी, इसको लेकर जो पश्चिम के देश हैं, जो यानी ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने विरोध किया। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने सीधे कहा कि अमेरिका की कोई योजना नहीं है यूक्रेन में सैन्य भेजने की। हालांकि कुछ ईस्टर्न यूरोप के देशों ने उसका समर्थन किया था, लेकिन ज्यादातर पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये अगला युद्ध हो जाएगा। और उसी समय पुतिन ने पुनः कहा था कि यह परमाणु युद्ध की तरफ जाएगा। और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि मैक्रोन का यह कहना फ्रांस का जो है पुतिन को अपने जो है चुनाव मैदान में जो है एक बैठा बैठा एक अस्त्र दे दिया कि देखो नाटो हम पे हमला करना चाहता है और हम यूक्रेन में जो युद्ध किए हैं वो नाटो से बचाने के लिए किए हैं, जो कि रूस कहता है। ठीक है, तो ऐसे में ये चीजें फिर हवा हो गई। हालांकि पुतिन ने जो है कहा कि वो ऐसा नहीं है। देखिए, मैक्रॉन की टिप्पणी पर जब उनसे पूछा गया कि रूस नाटो के बीच संघर्ष के जोखिम और संभावना के बारे में कहा, तो पुतिन ने चुटकी ली कि आधुनिक दुनिया में सब कुछ संभव है। यानी मजाक में कह रहे थे कि आधुनिक दुनिया में सब कुछ संभव है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि यहाँ पे पूर्ण पैमाने का युद्ध नहीं होने जा रहा है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है और रूस को यूक्रेन में परमाणु हमला करने की जरूरत नहीं है। और जब उनसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन के बारे में पूछा गया कि उनके वक्तव्य का, तो उन्होंने कहा कि भाई अपनी बात रखने का अधिकार कोई किसी को नहीं है। हालांकि अभी भी जो है फ्रांस और जो है पश्चिम सेनाएं जो है यूक्रेन में युद्ध कर रही हैं, क्योंकि हमारे सैनिकों ने वहां पे फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज, यूक्रेन की भाषा दूसरी है, वहां पे फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले सैनिकों को भी देखा। यानी कि छद्म रूप में पुतिन आरोप लगा रहे हैं कि नाटो अभी भी लड़ रहा है, नाटो के सैनिक अभी भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे, लेकिन खुले तौर पे वो नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि फ्रांस की भूमिका हो सकती है, फ्रांस के राष्ट्रपति को चाहिए इस मामले को सुलझाएं और लोगों को वार्ता के टेबल पे लाएं। तो ये सारी चीजें रही जब रूस के राष्ट्रपति अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। तो उस दौरान रूस यूक्रेन संबंधों और नाटो के साथ उनके संघर्षों पे उनसे पूछा गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया था। ठीक है, आइए अगला हम न्यूज देखते हैं। हाँ, एक छूट गया था कि बफर जोन वाला मामला, रूस यूक्रेन में बफर जोन बनाएगा। जब इनसे पूछा गया, क्योंकि यूक्रेन ने चुनाव के समय ही, रूस की जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था 15 से 17 मार्च के बीच में, तो उस दौरान जो है रूस की कुछ सीमाओं की तरफ हमला किया था। तो रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि यह संभव हो सकता है। देखिए, कहा था कि इस संदर्भ में पूछे जाने पर कि क्या रूस यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र को कब्जे में रखना आवश्यक समझता है, तो पुतिन ने कहा था यदि हमले जारी रहे तो रूस रूसी क्षेत्र की रक्षा के लिए अधिक यूक्रेनी क्षेत्र को एक बफर जोन बनाएगा। विवरण तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा एक ऐसा बफर जोन होना चाहिए जो कि विदेशी अस्त्रों से रूस की रक्षा कर सके। यानी इतना बड़ा बफर जोन होना चाहिए कि उसके बाहर से अगर कोई विदेशी अस्त्र चलाया जाता है तो रूस में आने से पहले ही उसे निष्क्रिय किया जा सके। यानी रूस की सीमाओं की रेखा रक्षा करने के लिए रूस बफर जोन बना सकता है, ऐसा इन्होंने राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के मध्य संचार के लिए अंतरिक्ष जनित सहायक और ज्ञान केंद्र सखी, SAKHI सखी ऐप है। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित जो केंद्र है, उसने जो है ये एक ऐप बनाया है। अभी इंजीनियरिंग मॉडल तैयार किया है, अभी उसका फुल मॉडल नहीं आना है। ये मॉडल जो बनाया जा रहा है कि जो हमारे गगनयान के यान के अंतरिक्ष यात्री या क्रू मेंबर हैं, वो जब अंतरिक्ष में रहें तो उनकी आपस में संचार करने के लिए ये मल्टीपर्पज है कि वो आपस में संचार कर सके, ग्राउंड नीचे से भी वो जुड़े रह सकें, इससे एक उंगली के उस पे जो है नीचे से भी जोड़ सके। एक ऐसा ऐप जो उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके हार्ट बीट के बारे में, उनके जो है ब्लड ऑक्सीजन के बारे में बता सके, उन्हें प्यास लगी है, उन्हें भूख लगी है, उन्हें सोना चाहिए, ये सारी चीजें उनको मदद करने के लिए एक
इसेंशियल ऐप के रूप में ये सखी ऐप जो है, देखिए ये सखी ऐप इसरो ने जो है इसको तैयार कर रहा है, किसके लिए? गगनयान के अपने क्रू मेंबर के लिए, अंतरिक्ष में मल्टीपर्पज उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसरो का एक प्रमुख संस्थान है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS, जो थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज ऐप सखी बना रहा है, जो क्या करेगा? गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी देने, एक दूसरे के साथ संचार करने जैसे कई कार्यों को पूरा करेगा। और यह भी कस्टम निर्मित हाथ से पकड़ने वाले स्मार्ट उपकरण के रूप में इसको बना, इंजीनियरिंग मॉडल तैयार है। अब इसका जो है अंतरिक्ष में जो है क्रू में ले जाने के लिए, इसको जो है स्पेस के लिए इसका मॉडल, अभी उड़ान मॉडल इसको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अगर इसकी विशेषताएं के बारे में देखें कि इस ऐप की विशेषता क्या है, तो देखिए ये इसका नाम है अंतरिक्ष यात्रियों के मध्य संचार के लिए अंतरिक्ष जनित सहायक ज्ञान केंद्र सखी। यह अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी देगा, एक दूसरे के संचार करने जैसे कई कार्यों को पूरा करेगा, साथ ही में अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा, उन्हें पृथ्वी से जुड़े रहने में मदद करेगा और यहां तक कि उनके आहार कार्यक्रम के बारे में भी सचेत करेगा। पर्पस देख लिए, इनको अंतरिक्ष यात्रियों को महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी देगा, एक दूसरे से कैसे संचार करना है उसे बताएगा, स्वास्थ्य की निगरानी करेगा, पृथ्वी से कैसे जुड़ा रहना वो भी उसी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और उनके भोजन प्यास नींद के बारे में भी उनको जानकारी देगा। ये ऐसा ऐप है। ठीक है, तो इसमें जो ऐप है ये सखी, यह क्रू के सदस्यों को रक्तचाप नापेगा, हृदय गति, ऑक्सीजन संतृप्तता, मिशन के दौरान चालक दल की शारीरिक स्थिति, इस सब को जानकारी देगा, और चालक दल को ऑन बोर्ड कंप्यूटर, ग्राउंड आधारित स्टेशनों से जोड़े रखने का काम करेगा। साथ ही चालक दल को हाइड्रेशन है कि नहीं, पानी है कि नहीं, आहार कार्यक्रम, नींद के पैटर्न के बारे में भी याद दिलाएगा। तो ये सब जब इसका विशेषता है तो इसलिए इसका महत्व जो बताते हैं, तो VSSC द्वारा बताया गया कि ये जो सखी ऐप है यह गगनयान क्रू मेंबरों के लिए एसेंशियल या अपरिहार्य ऐप है। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये अंतरिक्ष यात्रियों को जब अंतरिक्ष यात्रा कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ही अल्प सूचना में बहुत सारी चीजों, तकनीकी जानकारी से लेके ट्रेनिंग मैनुअल, सब चीज उनको सीखना पड़ता है या उनकी जरूरत पड़ सकती है। अब क्रू में इतनी जगह रहती नहीं कि उनको मैनुअल ले जाया जाए और वो मैनुअल वो पढ़े वो करें, तो उनके पास ऐसी कोई डिवाइस होना चाहिए, ऐसा कोई चीज होना चाहिए जो एक बटन पे उनको वो सारी तकनीकी सूचनाएं दे सके, और सिर्फ वो सूचनाएं ना दे सके, उसके जरिए वो सिर्फ उंगली से जो है वॉइस कमांड से, पिक्चर से वो अपने धरती से चीजों से जुड़ सके, अपने यान की तकनीकी चीजों से जुड़ सके, वह उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दे सके, एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सके अगर जरूरत पड़ने पर। तो ये सारी चीजें जो है ये उपलब्ध कराएगा। यानी देखा जाए तो ये वह ऐप है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जो भी उनका आपस में जरूरत पड़ेगी, जो उनके संचार, जो कार्यक्रम, जो उनको तकनीकी मदद, वो सब कुछ उनको ऐप के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान वह आसानी से वहां पे क्या कर सके, एकमोडेट कर सके, और जो उन्हें सूचनाएं लेनी है या जो कार्य करना है उसको करने में सक्षम हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, उनका शरीर बंधा रहेगा, उस बंधे रहने के दौरान भी उनको कई सारी ऐसी इमरजेंसी चीजें, भाई आप अंतरिक्ष में जा रहे हो जहां पहले कभी नहीं गए हो, और वहां पे क्या सूचनाएं, कौन सी चीजें आ सकती है, ऐसे में एक ऐप है जो मल्टीपर्पस, नहीं वो जिन वाला अलादीन का चिराग से जिन, जो भी कहो हाजिर, तो ये ऐप उसी तरह का है जो उनको उसमें हर चीज में मदद करेगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही। इसका PDF आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, आप उसको पढ़िएगा, उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार।